नए साल की पहली मुलाकात, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रमिक का पसीना आपके मकान के जर्रे जर्रे में है। अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टर और श्रमिक दोनों मिलकर विश्वकर्मा का एक रूप ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। मैं आपसे बातें कर रहा हूं मकान बनाने के बारे में, कुछ टिप्स देने के बारे में। तो दोस्तों, आप तैयार हैं मकान बनवाने के लिए? मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में मैंने बात की थी, जनरल डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में मैंने बात की थी प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में। पार्ट 3 में मैंने बात की थी मटेरियल्स के बारे में। दोस्तों, जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो अपने आप में वो निर्जीव चीज़ है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, उसकी टीम की बात करते हैं, तो वो पूरी की पूरी सजीव हैं। वो एक प्राणी है। अगर हम उनसे डील करते हैं तो वो आपके मैनेजमेंट स्किल का बिल्कुल असली परीक्षा होगी। दोस्तों, पार्ट 4 में हम बातें करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, एग्जीक्यूशन और साइट मैनेजमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसीज के बारे में। अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप एक टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर को इन्वॉल्व कर लीजिए, या फिर आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व कीजिए, जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मेनली कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। आप एक मेन सिविल कॉन्ट्रैक्टर ज़रूर रखेंगे, इलेक्ट्रीशियन रखेंगे, प्लम्बर रखेंगे, पेंटर रखेंगे, कारपेंटर रखेंगे, वाटरप्रूफिंग के लिए एजेंट रखेंगे, सोलर पैनल के लिए भी आप कर सकते हैं, स्टील फैब्रिकेशन या स्टेयरकेस और विंडोज़ वगैरह के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ेगा, किचन कैबिनेट के लिए कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ेगा। अगर आप लिफ्ट का आपका प्रोविज़न रखना चाहते हैं तो लिफ्ट के लिए भी रखना पड़ेगा आपको। लैंडस्केपिंग के बारे में भी अगर आप कर सकते हैं तो आपको तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स रखने पड़ेंगे। अगर आप इन सब हैसल से बचना चाहते हैं तो आप एक टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर रख लीजिए, अदरवाइज़ आप अलग लोगों से बात कीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसीज को किस तरह से चुनें और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, इस फील्ड के अंदर हमें तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं, तरह तरह की एजेंसीज मिलती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स कन्वेंशनल होते हैं। आप इन सब बातों को ध्यान के में रखते हुए आप कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, चयन के बारे में बात करेंगे। जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर चुने, आपके एरिया का ही होना चाहिए, आसपास का ही होना चाहिए और वो ट्रस्टेड होना चाहिए। आप उनको हमेशा रेफरेंस से चुनिए। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करने से पहले आप उससे पता करें कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, पुरानी साइट देख के आइए, पुराने साइट इंचार्ज से मिलिए, पुराने मकान के ओनर से मिलिए और उनके बारे में डिटेल में पता कीजिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंसीज आप पास की चुनेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, खास करके इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर 2 ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर रहते हैं। क्योंकि एक बार आप मकान बनवा लेंगे तो बिजली के काम में और प्लम्बिंग के काम में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आती रहती है। अगर वही कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ मेंटेनेंस का काम करेंगे तो उनके लिए और आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर चुनें, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आप उनसे मेज़रमेंट क्राइटेरिया की बात ज़रूर कर लें। क्योंकि मेज़रमेंट क्राइटेरिया हर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, हर एजेंसीज के लिए अलग अलग होता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि 1 फुट 1 इंच को कई लोग 1 फुट 3 इंच गिनते हैं, या मतलब सवैया में नाप लेते हैं, कई लोग लपेट नाप लेते हैं। ये सब चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका काम है, उसका आपका स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पहले डिसाइड कर लें। क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, और जो भी है आप उनसे ये बात कीजिए कि सर ये काम है मेरा और सारा का सारा स्कोप क्या है आपका है, इसके अलावा कुछ है तो आप वो बताइए। ये सब चीज़ें आप जो भी है आप एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाइए, एक साइन करके एक कॉपी वो रखेंगे, एक कॉपी आप रखेंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आप उसमें कंप्लीशन टाइम की बात ज़रूर कीजिए। आप वैसे पॉसिबल तो नहीं है, पर अगर कोशिश करें, अगर आप पेनल्टीज़ या इंसेंटिव क्लॉज उसमें डाल सकें या बोनस क्लॉज डाल सकें तो वो दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, बैंक के अंदर आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, KYC। यहाँ भी मैं KYC की बात करूँगा। अपनी KYC का मतलब है नो योर कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर्स के, आप जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है आप उनके KYC डॉक्यूमेंट ज़रूर लें, उनकी ID ज़रूर लें, उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ज़रूर लें।
कहाँ रहते हैं, उनके क्या रेफरेंसेस हैं, वो भी आप ज़रूर नोट करके रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणों से कॉन्ट्रैक्टर आपके मकान बनाता बनाता गायब हो जाता है या काफ़ी रेगुलर हो जाता है। उस केस के अंदर आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर को जाके ढूंढना है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बात मैं और आपसे कहूँगा जो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगी, आप कभी भी कॉन्ट्रैक्टर से ओवर बार्गेनिंग नहीं करें। जरूर आपको आश्चर्य हुआ होगा, जी हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्टर से ओवर बार्गेनिंग नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स काम लेने की ललक के अंदर आपके ऐसे रेट पे भी हाँ कह देते हैं जो उनके लिए वायबल नहीं होते हैं और जो उनके लिए पड़ता नहीं है। अब उस केस में क्या होगा कि उन्होंने काम तो ले लिया, लेकिन वो काम चालू करने के बाद वो आगे काम करने में आनाकानी करने लगते हैं या उतने रेगुलर होते नहीं हैं। तो कभी भी आप किसी भी मजदूर को उसका मेहनत का पैसा ज़रूर मिलना चाहिए, हक का पैसा ज़रूर मिलना चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि हमें ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्टर से अगर हम वारंटी की बात कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप उससे बात करें कि यार जो भी आपने काम किया है, जो भी मकान बनाया है, उसकी आप क्या वारंटी दोगे, कितने टाइम तक आप हमारा काम वारंटी के अंदर करके दोगे। ये चीज़ अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कोई भी एक अच्छी एजेंसी होगी वो ज़रूर करके देगी, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करे उससे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। आखिर वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, पैसे अपनी जगह अलग हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ या उनको अप्रिशिएशन करना वो भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए क्या एस्टिमेट आना चाहिए, उसके लिए मैं आप छोटे से तरीके की बात करता हूँ। अगर केवल मैन पावर इन्वॉल्व है तो आप पता कीजिए ये काम करने के अंदर कितने मैन डेज लगेंगे प्लस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, ये उसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए। अगर उस काम के लिए मटेरियल भी लगेगा और मैन पावर भी लगेगी तो आप मटेरियल की कॉस्ट आप पता कर लें अप्रॉक्सीमेटली क्या लगनी चाहिए, या और कितने मैन डेज लगेंगे उसके हिसाब से मैन डेज की रेट लगा के आप कैलकुलेट कर लें और थोड़ा बहुत वाजिब जो प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्टर्स का वो जोड़ लें, तो आप किसी भी पर्टिकुलर काम करने की कॉस्टिंग आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सटीक नहीं भी निकाल पाएँ तो आप उसका एक आइडिया ले सकते हैं। चौथे नंबर में मैं बात करूंगा डेली इंस्पेक्शन एट साइट। आप जब भी मकान बनाएं तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लें कि रोज़ हमें कुछ टाइम ज़रूर निकालना है पूरे साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए। हाथ में एक डायरी ले लीजिए और पूरे साइट को आप देखिए, अच्छी तरह से साइट देखिए, छोटी से छोटी पॉइंट पे आप उसको इंस्पेक्ट कीजिए आप और नोट करते जाइए यहाँ पे प्लम्बर का ये वाला काम बाकी है, कारपेंटर का ये काम बाकी है, स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर का ये काम बाकी है, और आप कॉन्ट्रैक्टर वाइज उसको नोट डाउन करते जाइए। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, आप आराम से नोट पैड पे आप काम कर सकते हैं और आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर वाइज आप काम पेंडिंग जॉब की लिस्ट बना लें और आप उसको शेयर कर लें रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर के साथ। और जब भी कॉन्ट्रैक्टर आए नेक्स्ट साइट पे तो आप उससे बात करें कि सर आपका ये काम पेंडिंग है, ये अपने को प्रायोरिटी पे निपटाना है। वो काम करने के लिए मटेरियल आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो भी है उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ड्राइंग या डिज़ाइन है, वो तैयार होनी चाहिए। और आपको की कोशिश होनी चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा चाल देके रखें। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास चाल नहीं होगी तो उसकी कोशिश रहेगी वो किसी दूसरी साइट पे जाके अपना काम अटेंड करे। आपने जो भी है अपने पेंडिंग जॉब की लिस्ट बना ली, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए और काम करते जाइए। अगर आप अपनी साइट का इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली करेंगे, उनको काम करते हुए देखेंगे, तो मेरा यकीन है कि आप आने वाले दिनों के अंदर मकान बनने के बाद काफ़ी मेंटेनेंस के काम, छोटे मोटे काम आप खुद ही कर सकते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे हम बड़े ट्रिकी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप पेमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट दें। कई बार क्या होता है कि हम एक्सेस पेमेंट कर देते हैं एक बार, या हम पेमेंट बड़ा कॉन्ट्रैक्टर को रुला के देते हैं, तो दोनों के अंदर आपके लिए परेशानी रहती है। अगर आपने एक्सेस पेमेंट दे दिया तो वो भी ठीक नहीं है, और या आपने पेमेंट बड़ा धीरे धीरे दिया तो कॉन्ट्रैक्टर्स का आपके काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो पेमेंट हमेशा आप सिस्टमेटिक दीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट है पेमेंट, तो वो आपको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और एक
ढंग से होना चाहिए, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर का हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपके काम में बचा रहे। और जब भी मकान बनने का टाइम होता है, जब मकान बनने का काम ख़त्म होता है या एंड के अंदर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्मली क्या करते हैं कि कुछ, और वाजिब भी है, वो दूसरी साइड पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो अगर आपने उनको पेमेंट ज़्यादा दे दी है तो आपके साइड पे थोड़ा सा ध्यान देना कम कर देंगे। छठे नंबर में मैं बात करूँगा कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करें एज़ पर द वेदर करें। ये कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसमेंट का काम, बेसमेंट खुदाई का काम बारिश से पहले हो जाना चाहिए, और पेंट वगैरह का काम कभी भी बारिश के टाइम में नहीं होना चाहिए। ये आप कर लें, या धूप जब हो, या जब राजस्थान में की मैं बात करूं तो जब बहुत ज़्यादा धूप हो या गर्मी हो, तब अपन अंदर का काम ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। सातवें नंबर में मैं बात करूंगा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स। आपकी साइट पे एक टाइम में अलग अलग एजेंसीज काम करती रहती है, दोनों के बीच में या सारी एजेंसीज के बीच में जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, और आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो साइट है, ऑटो पायलट मोड पे चलती रहेगी। अधिकतर काम ऐसे होते हैं जिसमें एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी की ज़रूरत रहती है, वो आपस में बात करके वो काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो बहुत स्मूथ एग्जीक्यूशन होगा। उनके बीच में जितनी कम टसल होगी वो आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सब दूसरों के काम को रेस्पेक्ट करें। जी हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने काम में इंटरेस्टेड रहते हैं, बाकी काम में कोई खराबी हो या कोई डिस्टर्बेंस हो उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कई बार देखा साइट पे इलेक्ट्रीशियन ने पाइप के अंदर तार डाल दिया, स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट मजदूर आएंगे और उस पाइप पे अपना लंच बॉक्स बांध देते हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रीशियन आता है वो कहता है यार मेरे तार ही ख़राब हो गए। तो यहाँ तक देखा है कि इलेक्ट्रीशियन ने सारे पॉइंट लगा दिए, कारपेंटर साहब आए और अपना प्लग डालने के लिए पेचकस से उन्होंने ऊपर से लगाया और तार लगा दिए, और जब तार उनको खींचते थे तो यूँ करके खींच लिए। उससे क्या होता है कि आपके सारे के सारे पॉइंट खराब हो जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, पर ये नॉर्मल चीज़ है। हमेशा ये होना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर दूसरे एजेंसीज का, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का के काम का रेस्पेक्ट करे। कोशिश कीजिए कि साइट पे मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं रहे। आप साइट पे मोबाइल रहते हैं तो सब लोग मोनोटोनस तरीके से काम करते हैं। मैं देखा है कि घिसाई का काम होता है, वो गाने सुनता रहता है स्पीकर पे और एक ही जगह पे ज़्यादा घिसाई कर देता है। वो चीज़ें वहाँ पे जो थोड़ा डिप हो गया है वो बाद में रिपेयर नहीं हो सकता है। या पेंट के काम के अंदर क्या होता है कि पीओपी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके अंदर भी फिनिश उतनी बढ़िया नहीं आती है अगर वो मोबाइल पे काम करता रहेगा। तो कोशिश कीजिए आप उनको इंस्ट्रक्शन दे के रखिए, मोबाइल साइट पे कम से कम काम में आएंगे। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम ख़त्म कर ले तो उसके काम को आप अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कीजिए, जो भी कमी है आप उसको बताइए, उस काम को पूरा कर लीजिए हाथों हाथ। अगर काम में कहीं अधूरा रहेगा तो ज़रूर वो कॉन्ट्रैक्टर दोबारा आ जाएगा, लेकिन टाइम पे अगर वो पूरा हो जाए तो वो बेहतर होगा। टेस्टिंग ज़रूर कीजिए, अगर खास करके उन चीज़ों की टेस्टिंग ज़रूर कीजिए जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। या जैसे आपने एसी के पाइप आज लगा दिए लेकिन आज एसी फिट नहीं कर रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि एसी का जो ड्रेन पाइप है वो कहीं से चोक तो नहीं है, या एसी का पाइप है कहीं से लीकेज तो नहीं है। जो टेस्टिंग है या आपका प्लम्बिंग के पाइप्स हैं, जो पानी के पाइप हैं, वो आप अच्छी तरह से टेस्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आपने प्लम्बिंग के पाइप के अंदर लीकेज हो गई तो आपके मकान को, पेंट को पूरी तरह से ख़राब करने वाला है। टेस्टिंग और इंस्पेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। 9वें नंबर पे मैं बात करूँगा अवॉइड पेनफुल मोमेंट्स। मेरे ख्याल से मकान बनवाने के अंदर सबसे पेनफुल मोमेंट तब होते हैं जब आपका काम होता होता रुक जाए या डिले हो जाए। इसके अंदर मैं कारण आपको गिनाऊँ, कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स आता आता अचानक से कहीं और उसको काम मिल जाता है या वो गायब हो जाता है, फ़ोन नहीं उठाता, आपके पास ड्राइंग्स प्रॉपर नहीं मिल रही हैं या डिले हो रही हैं, या बजरी बंद हो गई, आपका जो मकान बन रहा है आपकी कॉस्टिंग बिल्कुल बदल गई, बैंक से जो इंस्टॉलमेंट आनी थी साइट से का प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, पेमेंट डिले हो गया किसी भी तरह से, या जो पेमेंट आपको आने वाला था वो डिले हो गया, या किसी तरह से ऐसी बात हुई है आपका मकान लिटिगेशन में पड़ गया, आपके किसी ने कंप्लेन कर दिया कि आपने ड्राइंग के हिसाब से मकान नहीं बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने आके आपका मकान रुकवा दिया,
ये सब ऐसे कुछ पेनफुल मोमेंट्स हैं जो आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसी घटना घटती है तो आपका मकान बनाने का सारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ऐसे मोमेंट को मेरे ख्याल से हमेशा अवॉइड करके रहना चाहिए। 10वें नंबर पे मैं बात करूँगा जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, वर्क प्लेस सेफ्टी की। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के टीम है, माना वो कॉन्ट्रैक्टर की टीम है, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी लायबिलिटी आपकी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के मैन पावर की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं तो आप मेरे दोस्त नहीं हैं। आप उनके सेफ्टी के बारे में पूरी बात कीजिए। जो भी सेफ्टी गैजेट्स हैं आप ज़रूर कीजिए। जो भी आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग। वो आपका मकान बना रहे हैं, वो आपके मकान बनाने में साथी हैं, वो आपका सपना साकार कर रहे हैं। उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना आपकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस मकान में आपका बहुत सारा पैसा, समय, घर वालों के सपने जुड़े हुए हैं। इसलिए आप हर स्टेज पे अच्छी एजेंसीज चुनिए, अच्छा मटेरियल चुनिए, अच्छे एक्सपर्ट चुनिए, अच्छे आर्किटेक्ट चुनिए, क्योंकि घर का जो मकान है, आपका जो मकान है, वो आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है, तो मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, आपको एक जानकारी देने का है मकान बनाने के बारे में क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको आने वाले टाइम में जब भी आप मकान बनाएं, मेरे सहयोग की ज़रूरत हो, मेरे गाइडेंस की ज़रूरत हो, मेरी राय की ज़रूरत हो, तो आप मेरे से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मैंने ये वीडियोस बनाए हैं खास करके उन दोस्तों के लिए बनाए हैं जो अपना आने वाले समय में मकान बनवाने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, खास करके उन लोगों में जो आने वाले समय में मकान बनवाने वाले हैं। आपने मेरे वीडियोस की 4 सीरीज़ के 4 वीडियोस देखे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। मैं इसी तरह के वीडियोस आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके सपनों का घर रोज़ रोज़ नहीं बनता है, ये आपके सपनों का घर है। अपने सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, गृह प्रवेश पे मुझे बुलाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।